बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत पर आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारा मकसद और नज़रिया हम आपके ज़रिए कौम के नौजवानों के सामने रखना चाहते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के महीने से पूरे मुल्क में मुल्क गेर जलसे करने जा रही है, जिसमें वो हर एक शहर में जाकर कौम के नौजवानों को अपना मकसद, अपना नज़रिया बताएगी और उनके सामने ऑप्शन रखेगी कि अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान के नौजवानों की हकीकी नुमाइंदा जमात है, तो आप आएँ, हमारे इस मकसद के साथ कदम से कदम मिलाकर इस जदोजहद में शामिल हों। मैं आपके सामने दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले, किसी भी पार्टी की बुनियादी असास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मकसद, उसका नज़रिया, और दूसरा उसका लाहे अमल, उसका मंशूर। मैं पहले मकसद के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा कि हमारा मकसद क्या है। आखिर आज से 2.5 साल पहले पाकिस्तान के नौजवानों ने, कायदे नौजवानान पाकिस्तान और कायदे तलबा जनाब शहीद हैदर मलिक सियालवी की क़यादत में एक पार्टी बनाने का क्यों सोचा, इस जदोजहद को शुरू करने का क्यों सोचा? तो आपकी मकसद से, आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के नौजवानों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद और हमारा नज़रिया वही मकसद और वही नज़रिया है जो आज से 77 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की शक्ल में हासिल किया। मेरे कौम के नौजवानों, पाकिस्तान एक ऐसे खुदा की नेमत है जिसको खून की कुर्बानियाँ देकर, हिजरत की कुर्बानियाँ देकर, माल और वक़्त की कुर्बानियाँ देकर, इज़्ज़त की कुर्बानियाँ देकर हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल किया था। लेकिन उस वक़्त मकसद क्या था? एक दो कौमी नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनने का वाहिद मकसद और वाहिद नारा जो उस वक़्त हमारे असलाफ ने लगाया था वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी भी वही जदोजहद है, हम भी उसी मकसद को और उसी नज़रिए को लेकर आज इस जदोजहद का आगाज़ किए हुए हैं 2.5 साल से। और आज यहाँ आने का मकसद आपको ये बतलाना है कि ना हम थके हैं, ना हम रुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने इस मकसद में, अपने इस नज़रिए पर हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। हमें मालूम है कि ये एक तवील रास्ता है, ये एक तवील जदोजहद है, ये एक जहद मुसलसल का नाम है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने महाजों पर अपनी आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। इसके साथ मैं एक और चीज़ जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मकसद आलमी तौर पर उम्मत मुस्लिमा पिछले 2 सदियों से जवाल का शिकार है। आपने उस जवाल को फ़लस्तीन के अंदर देखा, आपने उस जवाल को इराक और शाम के अंदर देखा, आपने उस जवाल को अफगानिस्तान के अंदर देखा कि आलमी इस्तामार आया, मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह काट कर रख दिया। और मेरा ये सवाल आलमी इस्तामार से भी है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी है, जो इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलंबरदार बना फिरता है। मेरा ये सवाल यूनाइटेड नेशंस से भी है, जो इंसानी हुकूक की जामिन है। मेरा ये सवाल यूनाइटेड किंगडम से भी है, बरतानिया से भी है, जो इंसानी हुकूक के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वावेला मचाता रहता है। क्या आपको फ़लस्तीन के अंदर होते हुए मज़ालिम नज़र नहीं आते? क्या आपको वो छोटे बच्चे भूख से बलकते नज़र नहीं आते? क्या आपको पूरी मुस्लिम उम्मत के ऊपर होते हुए मुजालिम नज़र नहीं आते? नज़र क्या आएंगे? मैं अपनों से ये गिला करता हूँ, मुसलमान हुक्मरानों से ये गिला करता हूँ कि हमारे मुसलमान हुक्मरान तमाम ऐसे हैं कि जिनकी सरपरस्ती में, जिनके सामने ये तमाम मामलात हुए और उनके कानून के ऊपर जो भी नहीं रहूँगी। हमें आलमी तौर पर ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो लीडरशिप इस्तेमाल की आंखों में आंखें डाले, कुफर की आंखों में आंखें डालकर ये बताए कि हम इन मजलूमों के आगे शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे, हम जुल्म नहीं होने देंगे, हम इंसानी हुकूक को पामाल नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला
इंसानियत के सबसे बड़े अलमबरदार हम हैं। आलमी तौर पर इस जवाल का शिकार कौम को उरूज की तरफ लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन नौजवानों ने जदोजहद की बुनियाद रखी है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमारी ये जदोजहद आलमी तौर पर कामयाब होगी और उम्मत मुस्लिमा अपने माजी की तरह मुस्तकबिल के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला उरूज देखेगी। इसके साथ मैंने अर्ज किया था कि किसी भी पार्टी की दो बुनियादी असासें होती हैं। एक मकसद जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब मैं आऊँगा लाए अमल कि हमारा लाए अमल क्या है, हम कैसे अपनी कौम को उरूज की तरफ लेकर जाएंगे, हम कैसे पाकिस्तान से उम्मत मुस्लिमा को लीडरशिप फराहम करेंगे। तो सामीन ज़ी वक़ार, नौजवानाने मिल्लत, मेरी कौम के नौजवानों, किसी भी कौम को जब ज़वाल से निकाल कर उरूज की तरफ लेकर जाना होता है तो सबसे पहली चीज़ उस कौम की तरबियत होती है, सबसे पहली चीज़ उस कौम की तालीम होती है। पाकिस्तान के अंदर तालीम के क्या हालात हैं हम और हमारी कौम के छोटे बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के पास ये लाए अमल मौजूद है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ये समझती है कि तालीम रियासत की जिम्मेदारी होती है। चेजाई के पाकिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर, अलामती तौर पर मैं कहूँगा, सरकारी स्कूलों को बनाया हुआ है, लेकिन उनके अंदर मेयार क्या है आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। कोई शख्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाना चाहता। उसकी क्या वजह है, क्या वजूहात है, इन पर गौर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने इसका हल ये निकाला है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी आइन के अंदर ये तरमीम लाएगी कि हमारे जितने भी MNAs और MPAs होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे और हमारे जितने भी फौजी अफसरान होंगे, लाजिम होगा कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करेंगे, ताकि जब MNA साहब का फ़ोन जाए ना हेडमास्टर साहब को, तो फिर उन्हें फिक्र होगी कि इस निज़ाम को बेहतर करना है। जब जनरल साहब का फ़ोन जाएगा ना सेक्रेटरी एजुकेशन को, तो फिर उसे फिक्र होगी कि कौम के बच्चों को पढ़ाना है, कौम के बच्चों को तालीम देनी है, कौम के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तालीम के हवाले से पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इसके अलावा भी बहुत सारे मंसूबाजात रखती है, जिसमें मेन मकसद ये है कि हमारी एलीट क्लास के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ताकि MNA और मजदूर का बच्चा, MNA और रेडी वाले का बच्चा एक ही बेंच पर बैठकर स्कूल पढ़ें, एक ही तालीम हासिल करें और मेरिट की बुनियाद पर अपनी कौम को सर्व करें। दूसरी चीज़, किसी भी कौम की बुनियाद फलाह और अदल होती है। रियासत सिर्फ दो चीज़ों पर कायम होती है, जिनमें पहली चीज़ अदल है और दूसरी चीज़ मैं समझता हूं कि फलाह है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का ये मंशूर है कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारी कौम हमारे पर एतमाद करेगी तो हमारी प्रायोरिटीज़ में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो अदल होगा। मुझे वो वाकया याद है कि जब कराची से आई फैमिली को साहिवाल के अंदर मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाता है, 3 मासूम बच्चों को पुलिस वैन में बिठाकर, आगे जाकर पता चलता है जब हमने गलत लोगों को मार दिए तो एक पेट्रोल पंप पर उतार कर वो पुलिस के दहशतगर्द चले जाते हैं। तो मैं जब उन बच्चों के चेहरों की तरफ देखता हूं तो यकीन कीजिए मेरी रूह कांप जाती है और मेरे जहन में यह बात आती है कि अल्लाह की कसम आज इन बच्चों ने अल्लाह के अर्श को हिलाया होगा और इन बच्चों ने अल्लाह से सवाल किया होगा कि हमारे माँ बाप कहां चले गए, किन जालिमों ने आकर उनको गोलियां मार दी हैं।
वो 6-6 साल और 7 साल के बच्चे अपने माँ बाप से महरूम कर दिए गए। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि रियासत के नुमाइंदे गोलियां मारकर मावराए अदालत उनका कत्ल करके उनको माँ बाप से महरूम कर देते हैं। तो उस वक़्त की हुकूमत ने उन पर क्या एक्शन लिया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अदालत से जाकर उनसे पैसे लेकर राजीनामा करा लिया गया। उन बच्चों का इंसाफ फिर अल्लाह ने किया और वो हुक्मरान आज दर दर ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं रियासत की बुनियाद अदल होती है। हम ये समझते हैं कि इस्लाम ने अदल का एक मुकम्मल निजाम दिया है और इस्लाम ये कहता है, चूंकि पाकिस्तान नजरिया इस्लाम पर बना था। पाकिस्तान का मतलब जैसे मैंने पहले अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह था। हमने अल्लाह से वादा किया था, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हमें एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहिए जिसमें हम इस्लाम के सुनहरी उसूलों को आजमा सकें। तो ये इस्लाम का उसूल है कि तुमसे पहले कौमें क्यों बर्बाद हुई, कि जब कोई ताकतवर जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था और जब कोई कमजोर जुर्म करता था तो उसको सजा दी जाती थी। आज भी ऐन ही पाकिस्तान के वही हालात हैं। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, आप मुझसे बेहतर ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई ताकतवर जुर्म करता है तो क्या हालात होते हैं और जब कोई आम इंसान जुर्म करता है तो उसके साथ क्या रवैया रखा जाता है और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का उसके साथ क्या रवैया होता है। और दूसरी चीज, हम अपनी कौम के साथ ये वादा करते हैं कि हम अपनी कौम को उनका हक़ खुददारियत देंगे। हक़ खुददारियत क्या है कि किसी को ये हक नहीं दिया जाएगा साथ बदतमीजी करे, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी इदारे के अंदर है। अगर कोई मुजरिम है, आपके इदारे बने हुए हैं, आप उन इदारों में लेकर जाकर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करें और उसके साथ उस तरह पेश आया जाए। लेकिन एक आम पाकिस्तानी को उसका हक़ खुददारियत दिया जाए, उसका इज्जत नफ्स का हक़ मजरूह ना किया जाए। मैंने दूसरी चीज़ अर्ज़ की थी फलाह के हवाले से। रियासत की बुनियाद फलाह होती है। हम ये समझते हैं कि सबसे पहली फलाही रियासत की बुनियाद इस्लाम ने रखी थी। इस्लाम ने सबसे पहले बूढ़ों की पेंशन्स लगाई थी। इस्लाम ने सबसे पहले बच्चों की तालीम को ज़रूरी करार दिया था। आपके सामने ये वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदियों से ये कहा कि मेरे सहाबा को पढ़ाओ और तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। इस्लाम ने तालीम, इस्लाम ने एजुकेशन, इस्लाम ने सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया था। हम उस रियासत की बुनियाद रखना चाहते हैं। हम फलाही तौर पर इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ के हर शहरी को रोज़गार मिल सके, ताकि यहाँ के हर शहरी को तालीम मिल सके, ताकि यहाँ के हर शहरी को उसके इज़्ज़त नफ्स को हिफाजत की जा सके। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, और ये सबसे बड़ा मसला है मेरे मुल्क के अंदर, हम सूबों के इंतज़ामी तकसीम के कायल हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त आप सबके इल्म में है 12 करोड़ से ज़ायद आबादी है और 12 करोड़ का एक वज़ीर आला है। हम ये समझते हैं कि ना लिसानी तौर पर, ना कौमियत की बुनियाद पर और ना किसी और बुनियाद पर तकसीम करके डिवीजन्स बनाए जाएं, बल्कि इंतज़ामी तकसीम सूबों की जाए ताकि हुकूमती मशीनरी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि फलाही तौर पर हर एक रियासत के शहरी तक अपनी मशीनरी को पहुंचा सके। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम सूबों की इंतज़ामी तकसीम की जाए ताकि इंतज़ामात को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। इसके अलावा मैं एक और चीज़ पर बात करना चाहता हूँ आप अहबाब के साथ, वो है आइन की बालादस्ती। मौजूदा हालात आप सबके सामने हैं। मौजूदा हालात के अंदर हमारे जितने हुक्मरान तबका है, इसका हमेशा ये कोशिश रही है कि आइन को
तोड़ मड़ोड़ कर अपने मफाद के अंदर इस्तेमाल किया जाए। मौजूदा तरमीमी बिल आपके सामने है। इससे पहले जब भी ज़रूरत पड़ी है, नज़रिया ज़रूरत के तहत आइन के अंदर तरमीम की गई है। हम ये समझते हैं कि आइन सबसे बालादस्त, आइन से मुबर्रा कोई भी नहीं है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर है। जो आइन के साथ गद्दारी करेगा, गोया उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, गोया उसने कौम के साथ गद्दारी की है। हमारा आइन कुरान और सुन्नत का पाबंद आइन है। हमारे आइन के अंदर हाकमियत अल्लाह की है। इस आइन में हम ये समझते हैं कि कोई भी जो इस आइन को तोड़ता है उसको अदालत के कटहरे में लाया जाए, चाहे वो किसी इदारे का शख्स है, चाहे वो अदलिया में से है, चाहे वो मुकन्नना में से है, चाहे वो किसी और इदारे से। आइन से बालादस्त कोई भी नहीं। आइन की बालादस्ती हम मुल्क के अंदर चाहते हैं। हम अपनी कौम को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी जदोजहद हकीकी जमहूरी जदोजहद है। हमारी जदोजहद आइन की जदोजहद है। हमारी जदोजहद पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की जदोजहद है। यहाँ पर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगा और आपके साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़िले सदर जनाब राव आतिफ साहब गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले आप सब हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोग तशरीफ़ लाए। कल की जो सियासी सूरत हाल पिंडी में रही, जिस तरह रियासत ने रावलपिंडी को यरगमाल बना के रखा, कॉलेज और लियाकत बाग ग्वालमंडी इन साइड्स पे घरेलू इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में शेलिंग करके बच्चों को बच्चे ज़ख्मी हुए। सरकारी अस्पताल, होली फैमिली, सिविल सेंटर, बड़े बड़े सरकारी अस्पताल के रास्ते बंद कर दिए गए। इस चीज़ पे हम मज़म्मत करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के हवाले से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबात हैं, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी सरकारी स्कूलों की वो प्राइवेट करना मुसरत करती है और ये मुतालबा करती है कि इन प्राइवेट स्कूलों को ख़त्म करके सब स्कूल्स को सरकारी किया जाए। उसकी रीज़न जिस तरह अभी अब्दुल्ला अब्बासी भाई ने बताया, एक MNA का बच्चा या किसी सरकारी अफसरान का बच्चा, सेनेटर का बच्चा, वो सरकारी स्कूल में ही एक दिहाड़ीदार के साथ बच्चे के साथ पढ़े। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि एक MNA, पिंडी के 2 MNAs हैं जिनके अपने स्कूल कुछ रेंज रोड्स के ऊपर प्लाजे बनाकर उधर स्कूल बनाए जा रहे हैं, कुछ आपके बर्फ़ खाने चौक भी बनाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को तबाह करके रख दिया गया है। सिर्फ उसको एक कारोबार बनाने की सूरत हाल पर एक कारोबार बना चुके हैं कि यार हम लोग एक MNAs को इतनी सहूलत दें, एक MNAs जो है वो ताकि तालीम हासिल ना कर सके। जो अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हमारे रावलपिंडी के इसी हलके में जिस तरह हम बैठे हुए इस टाइम, PP 15 NA 55 जो लगती है, इसमें ज़्यादातर वो तबका जिसको जो दिहाड़ीदार तबका था उसको उनके बच्चों को ना तालीम देने की रीज़न सबसे बड़ी ये थी कि जब भी इलेक्शंस आए हम पैसे देकर उनसे वोट ख़रीदे जा सकें, तालीम का एक लॉलीपॉप दिया जा सके। जो चीज़ हम लोग जब भी हमें हमारी पार्टी को हुकूमत का मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पर अमल दरामद करेंगे। उसके बाद दूसरी बात, 10 करोड़ से ज़ायद असातिज़ात रखने वाले तमाम लोगों का 10% रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार दिया जाए, ताकि ये जो अभी UN असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, उसके बाद उन्हीं की हुकूमती वफ़द ऐसे आगे मुबारकबाद दे रहे थे जैसे शहबाज शरीफ साहब की कोई अपनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आई है। एक किस्त उनको आई और मुबारकबाद का ढेर अरब 98 करोड़ डॉलर की पहली किस्त IMF से मिल चुकी है। इस चीज़ पे जब तक ये लोग अपनी रियासत को नहीं देंगे, जब तक हम लोग इस कर्जे से पाक नहीं हो सकते। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट सरदार साद जमशेद, जनरल सेक्रेटरी ज़िला रावलपिंडी, आप सब भाइयों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद कि 1 अक्टूबर से लेकर आगे आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान में बड़े मकामात पर जलसे करने जा रही है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात, जिसमें बतौर एडवोकेट
मैं इस चीज़ का मौक़िफ़ अपने मीडिया भाइयों के सामने, सहाफ़ी भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे असम्बलियों में बैठे हुए फॉर्म 47 के मेंबरान जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक करारदाद पेश की गई कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र किया गया, आइनी अदालत। मैं मानता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म इस पाकिस्तान की ज़रूरत है। इंसाफ हमारे मुल्क के ऐवानों से लेकर हमारे गली मोहल्ले के कूचे कोने कोने तक हर शख्स को चाहिए। लेकिन उस आइनी अदालत का फ़ायदा क्या हमारे एक दिहाड़ीदार मजदूर के बच्चे को मिलेगा? क्या आपको, क्या मुझे, क्या हमारे तमाम भाइयों को जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पर नहीं है इस पाकिस्तान से बाहर, उनको मिलेगा? यकीनन नहीं। क्योंकि आप उन नकात पर गौर कीजिए जो कि पेश किए गए आइनी कोर्ट से रिलेटेड, आइनी अदालत से रिलेटेड, जिसमें कहा गया कि जजेस की अपॉइंटमेंट मौजूदा हुकूमत में बैठे लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो जिस अदारे का काम है वो उसी को किया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। कोर्ट्स के जुडिशल बोर्ड्स होते हैं, जुडिशल कमीशंस होती हैं, बोर्ड्स होते हैं जो कि जजेस अपॉइंट करते हैं। जुडिशरी का काम उठा के अगर पॉलिटिशियन, सियासतदानों को, प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी मुतलका सूबे के लीडर को दे दिया जाए, क्या यह जायज़ है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बैठा हुआ जज अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी सियासी पार्टी का लीडर, तो ऐसा हो सकता है कि वो मुल्क में इंसाफ पे फैसला देगा? तो इसीलिए पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का इस टॉपिक पे क्लियर मौक़िफ़ है। अमेंडमेंट, जुडिशल रिफॉर्म्स हमारे मुल्क की ज़रूरत है, की जाए, ज़रूर की जाए, लेकिन इस मुल्क के बच्चे का ख्याल रखा जाए, आने वाले नस्ल का ख्याल रखा जाए। वो जुडिशल रिफॉर्म की जाए जिससे आपको और हमें फ़ायदा हो, न कि उन सियासतदानों को जो कि अपने मज़े के लिए हम गरीब के बच्चों को रोल दिया जाए। इन बातों पर हम मुल्क को, हम मुल्क के रहने वालों को, वासियों को नज़र फ़िक्र रखनी पड़ेगी। हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। पिछले 75 सालों से अगर यही निज़ाम हम लोग लाना चाहते हैं तो यह हम लोगों को कतअन फ़ायदा नहीं देगा। दूसरी बात, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पिछले 1.5 साल से हमारे मुल्क में पुलिस के महकमे का हालात वाक़या देखे जा सकते हैं। हमारे आइन में, आइन पाकिस्तान में ये चीज़ मेंशन है कि इस इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप देख के पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आर्टिकल 25 में ये चीज़ जिक्र है। बट मजबूरन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पुलिस के महकमों को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए रखा गया है, जिस पे हमारी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि हमारे पुलिस के महकमे की इज्जत की बहाली के लिए उसे सियासत से और सियासतदानों से दूर रखा जाए। आने वाले बच्चों के, आने वाले दौर के बच्चों के जहनों में एक चीज़ कंसेप्ट दे दी गई है कि हमारी पुलिस तो सिर्फ सियासतदानों की एक, उनके लिए एक गार्ड है जो कि उनके इशारों पे नाचती है, जो फलाने को पकड़ लो, जो फलाने को पकड़ लो, जो फलाने को पकड़ लो। क्या हमारी पुलिस सियासी इंतकाम के लिए रह गई है? क्या वो जो हमारे भाई जो पूरा दिन गलियों में फिरते रहते हैं, हम लोगों की हिफाजत के लिए रात रात जागते हैं, क्या वो इज्जत डिज़र्व नहीं करते? क्या उनकी वर्दी की इज्जत नहीं है? ये काम है सियासतदानों का कि वो इस इदारे को, जो भाई हमारे तकलीफ़ें देखते हैं, उनको उनका काम करने दिया जाए, इस अवाम के दिलों में प्यार और मोहब्बत रखी जाए, ना कि उनको सियासतदानों के घरों का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाए। जनाब, मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मौक़िफ़ मसला फ़लस्तीन को लेकर क्लियर और साफ़ है। जैसा कि कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में सेफ गज़ा कैंपेन स्टार्ट की गई, सेफ रफ़ा कैंपेन, आप लोग देख सकते हैं कि फ़लस्तीन सेफ गज़ा कैंपेन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल में हमारे फ़लस्तीन के मासूम बच्चे, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। क्या मुस्लिम उम्मत होने के नाते हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम आवाज़ उठाएं उनके लिए? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है हम उनके लिए मदद, इमदाद भेजें? यकीनन हमारा है, और हमारी पार्टी का इस बात पे मौक़िफ़ है कि आइंदा आने वाले दौर में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इंशाअल्लाह उसी पार्लियामेंट में जाके, इन्हीं सूबों की असम्बलियों में जाके ऐसी करारदादें लाएगी कि हमारी पार्टी
मसला फ़लस्तीन पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी हुई पाएंगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला। जनाब ख़त्म नबूवत पर हमारे जनाब पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के दौर से लेकर 2.5 साल हो गए हैं, एक जमहूरी पार्टी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी तक आज तक हम ख़त्म नबूवत पर हमारा क्लियर और साफ मौक़िफ़ रहा है। हमारी जान भी कुर्बान है। जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो इस मुल्क में रहने के काबिल ही नहीं है, वो बल्कि जीने के काबिल ही नहीं है। हमने मुल्क में जब ख़त्म नबूवत पर बात आई, हमारे नबी की नामूस पे बात आई, तो ये ग़ुलाम इस पार्टी के तमाम ततर लीडरान कारकुनान आपको इस्लामाबाद पिंडी मुल्क के जहाँ जहाँ पर हमसे हो सकता था सड़कों पर नज़र आए। हमारी जान भी कुर्बान है इस पर, हम लोगों का आल माल जान सब कुछ कुर्बान है ख़त्म नबूवत पर। हमारी पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है। आगे मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा, आगे मैं अपना माइक दूँगा अपने जनाब एहतशाम भाई को, वो अपने प्रेस रिलीज। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। मैं एहतशाम उमर ख़ान राब्ता सेक्रेटरी ज़िला रावलपिंडी आप सबसे मुखातिब हूँ और आप भाइयों के तवस्सुत से मैं कौम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आएँ मिलकर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के बाजू बने और इस मुल्क की फलाह के लिए काम करें। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मौक़िफ़ और बयानिया एक ही है, खुद मुख्तार पाकिस्तान बनेगा और इस पाकिस्तान के फ़ैसलों के ऊपर इस पाकिस्तान में जो फ़ैसले किए जाएंगे वो आवाम आलम में नाफिज किए जाएंगे। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हम होश के नाखून लेंगे और एक कौम बनकर उभरेंगे और बैरूनी कर्ज़ों से इस मुल्क को नजात दिलाएंगे। मेरे भाई अब्दुल्ला अब्बासी साहब इस पे बात कर चुके हैं और साथ जमशेद साहब ने भी इस बात की तायीद की है कि एक बंदा जिसकी मालियत जिसके असासाजात की मालियत 10 करोड़ से ज़ायद हो वो 10% उसका मुल्की ख़जाने में जमा किया जाए ताकि इस मुल्क को कर्ज़ों से आज़ाद कराया जाए और इस मुल्क के फ़ैसलों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए बनाया जाए। दूसरा, ये हेल्थ कार्ड जो इशू किया गया था पिछले अदवार में, इसको फ़िल 4 मेरा मुतालबा है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि इसको फ़िल 4 ख़त्म किया जाए। इस पर आने वाली लागत और सरमाए को THQs DHQs में इस्तेमाल किया जाए और उन हस्पतालों की अपग्रेडेशन में इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी गरीब, किसी किसान, किसी मज़दूर, किसी भी गरीब हारी के बच्चे को या किसी भी गरीब हारी को इलाज के लिए प्राइवेट हस्पतालों की तरफ रेफ़र या प्राइवेट हस्पतालों की तरफ न धकेला जाए। मेरा ये मुतालबा है कि इन तमाम फ़ंड्स को इनकी अपग्रेडेशन में लगाया जाए और इन चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। दूसरा, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड इस कौम के सर पर मुसल्लत कर दिया गया और हमें भिखारी बनाया गया है, इस फ्रॉड को फ़िल 4 ख़त्म किया जाए और इस पे आने वाली लागत जो 600 अरब से ज़ायद रुपए बनते हैं, इससे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दिया जाए और चाइना और बांग्लादेश की तर्ज पर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएँ ताकि हम हुनर दे सकें, ना कि हम हाथ फैलाएं एक दूसरे के सामने जाकर। क्या हमें सिर्फ बेकारी बनाया जा रहा है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम कभी किस नाम से राइज कर दिया जाता है इस मुल्क पे, कभी किस नाम से राइज कर दिया जाता है और इसका मुफाद सिर्फ और सिर्फ इशराफिया की औलादें, इशराफिया की बेगमात, ना कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, ना कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार बनेगा। ये तब तक नहीं बनेगा जब तक आप इन फ्रॉड्स को ख़त्म नहीं करेंगे। मुल्क से इन फ्रॉड्स को ख़त्म किया जाए और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को बुनियाद बनाकर उन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ गरीबों में तकसीम की जाए ताकि ये मुल्की निज़ाम बेहतर हाथों में जा सके। हम अगर भिखारी बन के रह गए तो हमें आगे कुछ भी हासिल नहीं होगा, ना हम अपनी मईशत को आगे बढ़ा सकेंगे। हम एक दूसरे के कशकोल लेके एक दूसरे के सामने ही भीख मांगते फिरते रहेंगे, कभी भी हम आगे मुनज़्ज़म कौम या इस्तेकाम नहीं हासिल कर सकेंगे। लिहाजा मेरा मुतालबा है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के प्लेटफॉर्म से और आप भाइयों से कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा सकती है इसको पहुँचाएँ और ये फ्रॉड हेल्थ कार्ड के नाम पर चाहे वो किया जा रहा है,
चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर किया जा रहा है, इस फ्रॉड को फुल बंद किया जाए और इनसे हासिल शुदा रकूम को मुनज़्ज़म तरीके से और मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि अवाम की फलाह और तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। शुक्रिया। अब आगे आपको इससे मुतल्लिक़ आगे आगाह करेंगे नुमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नुमान सलीम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला रावल। भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सर्दियों की आमद है और हमारे घरों में गैस के बिल की सूरत में बम गिराए जाएंगे, जो हमारी तनख्वाहों का आधे से ज़्यादा हिस्सा उनके GST पे करने में निकल जाएगा और हमारे बहुत से अखराजात उसमें डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, हमारे पास गैस के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इतने असासे नहीं हैं मिलियंस डॉलर्स में कि हम उसको निकालें और उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। आगे बलूचिस्तान में लाखों के हिसाब से माइंस चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन हमारा उस चीज़ से कोई दूर दूर तक आवाम का कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, हमारे इल्म में भी नहीं है। हमें हमारी जो गैस पाइपलाइन है ईरान के साथ, जिसे 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मेरी अक़वाम आलम और आप लोगों से, तमाम भाइयों से इस चीज़ पे एक नज़र षानी की अपील है ताकि हम लोग इसको जिससे जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और इसका कोई हल निकालें ताकि इसको फिलफौर रवा किया जाए और हमारे गैस के मामलात हल किए जाएं। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे सिंधी KPK से हमारे पठान भाई, हमारे सिंध में बिहारी और जितने बंगाली और जितने भी हमारे भाई हैं, उन सब को हमारी शनाख्ती कार्ड फराम किए जाएँ, उन्हें हमारी कौम का हिस्सा बनाया जाए, उनको हमारे आइनी हक़ जितने हम दे सकते हैं हम उन्हें दिए जाएँ। हमारा इस पुरज़ोर इसके ऊपर मज़म्मत है जिस तरह उनके साथ हमारा रवैया है, हमारे इदारों का रवैया उनके साथ किया जा रहा है। हम उनसे हमारी दरख्वास्त है कि उन्हें फिलफौर उनके शनाख्ती कार्ड बनाए जाएँ और उन्हें हमारी कौम का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें आइनी हक़ दिया जाए। और आखिरी चीज़ मैं आप लोगों से मुख्तसर करूँगा कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी फ़ैसले और जितने भी मामलात हैं इन्हें ख़ुद मुख्तार किया जाए और हमें अमेरिका से इजाज़त लिए बगैर अपने मामलात चलाने का हक़ दिया जाए। और हमारी इस चीज़ के ऊपर पुरज़ोर मज़म्मत है जिस तरह के हमारे फ़ैसले हमारे इक़्तिदार में लिए जा रहे हैं। और फ़लस्तीन के ऊपर मैं आखिरी एक आपसे बात दरख्वास्त करूँगा, जिस तरह वहाँ पर हमारे भाइयों का खून बहा जा रहा है, ये हमारा खून बहा जा रहा है और ये हमारे सिर्फ शहबाज शरीफ साहब हैं जो वहाँ पे एक तकरीर करके आए हैं इस मौजू के ऊपर और वॉकआउट करा है उन्होंने, उसकी हम बिल्कुल हम इस चीज़ को मानते हैं। उनका एक अमल है, बेहतरीन उनका अमल है इस चीज़ पे, लेकिन ये फ़ैसलों से सिर्फ बातें नहीं होंगी, हमें उनको जगाना पड़ेगा, हमें अपनी फ़लस्तीन के अवाम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सिर्फ फ़ैसलों तक बात नहीं रही कि हम वॉकआउट कर देंगे तो वो हमारी बात है, हमें अपनी चीज़ मनवानी है। वहाँ पर हमें UN को बताना है कि हमारी OICs के हमें इजलास करने हैं, हमने बताना है कि हमारे इतने ममालिक मुस्लिम ममालिक यकजा हैं और आपसे पुरज़ोर इस चीज़ पे मुतालबा करते हैं कि हमारे फ़लस्तीन का मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों से, भाइयों से तमाम बात हैं तो वो सवालात भी रखें और इमरान भी आप तशरीफ़ लाएं, आप रिमार्क साहब दे दें। अच्छा, एक चीज़ वो सवालात उनके हैं, आप तशरीफ़ लाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं शामिल जगह दीजिए। एक चीज़ मैं भाई ने बात की है, नुमान भाई ने, कि माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है जनरल असम्बली में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। ख़ुसूसन इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मौजूदगी में, अमेरिका के और बाकी तमाम आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में फ़लस्तीन का मौक़िफ़ और कश्मीर का मौक़िफ़ बबांगे दोहल पेश करना और उस पर स्टैंड करना, ये एक बहुत अच्छा अमल है जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और एक और चीज़, इस्माइल हानिया शहीद को शहीद किया गया, गुज़श्ता माह 1-2 माह हो गए और कल की खबर है कि हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। हम इन दोनों शहादतों के ऊपर ख़ुसूसन, क्योंकि शहादत मुसलमान का ज़ेवर है, शहादत मुसलमान के लिए मतलूब मकसूद है, तो हम इस चीज़ के ऊपर एक तो मुसलमान भाइयों के और हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया को तो मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन अपने रहनुमाओं को और अपने आलमी हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि जितने भी हुक्मरान, जो जितने भी यानी कि हमारे लीडर्स हैं जो फ़लस्तीन के लिए स्टैंड ले रहे हैं,
उनको इस तरह दिन दिहाड़े मारा जा रहा है, और हमारे हुक्मरानों के ऊपर अभी भी जो है कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती। तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं कि हमें कोई अमली इक़दाम इस हवाले से करनी चाहिए। अब हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मरकज़ी इमरान साहिर साहब, वो क्लोजिंग रिमार्क्स भी देंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जैसे भाई ने बताया इमरान साहिर खान है और मैं मल्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का। जिस तरह सब भाइयों ने बात की और अपनी मुतालबात भी पेश की हुकूमत पाकिस्तान के सामने, और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर किसी साफ़ी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। आईनी तरमीम के हवाले से जैसे बातें चल रही हैं, आईनी तरमीम अगर होती है तो इस हवाले से पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी क्या लाएमल तय करेगी? बाबर भाई, आईनी तरमीम जो है, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी आईनी तरमीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। जुडिशल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ ही नहीं है। लेकिन हमारे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल सरदारी, उन्होंने कहा कि 15% जो है वो ऐसे केसेस हैं जो जिसके लिए हम ये जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कोड बना रहे हैं। आप यकीन करें, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस हैं वो 187 केसेस हैं, यानी एक 1% भी नहीं बनते। तो यहाँ पे तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप 187 केसेस के लिए आप एक पूरी कोड बना रहे हैं। चलें ठीक है, हम मानते हैं पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोड्स हैं वो हैं, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये कि आप एक काम उसमें अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 63A को आप जो है वो अमेंड करवा रहे हैं। आर्टिकल 63A मीन्स फ्लोर क्रॉसिंग को अलाउ कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी का जनाब जो कैंडिडेट है वो वोट देगा वहाँ पे और वो काउंट भी होगा। तो ये एक जो है आप खुद ही उस मछली मंडी बना रहे हैं, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं। जो हम ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है जो है वो इसको बिल्कुल रद्द करती है। दूसरा ये, हम कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, आर्टिकल 9 उसमें है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो बेहतर नहीं है। एक और जो है आर्टिकल वो उसमें लागू किया जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट की जा रही है कि एक्सटेंशन 3 साल दी जाए। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी एक्सटेंशन को बिल्कुल रद्द करती है, ठीक है। एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सटेंशन कर ही रहे हैं तो जनाब जो हमारे नौजवान ओवरेज हो जाते हैं 30 साल में, उनके लिए एक्सटेंशन दी जाए, 5 साल उनकी एज बढ़ाई जाए। हमारा मुतालबा ये है। आखिरी बात ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमें खुशी है, उन्होंने फ़लस्तीन की बात की, उन्होंने वहाँ पे कश्मीर की बात की, सपोर्ट किया, वॉकआउट भी किया। हम बड़े खुश हैं इस बात से, हम उनको खुशामदेद भी कहेंगे। लेकिन हम उनको खुशामदेद, ये कौम, ये 25 करोड़ अवाम उनको हाथों में उठाएगी, पलकों पे उठाएगी कि अगर वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो दहाइयों से वहाँ पे उनके पास है, उनको भी ले आए। अगर जिस जहाज में वो गए हैं उसी जहाज में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी साथ ले आए, जो कि वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ख़त लिख के देगी तो हम उनको रिहा कर देंगे। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब वो मुतालबा भी पूरी कर लें तो 25 करोड़ अवाम उनको इस्तकबाल करेगी और उनकी जो है हम यहाँ पे खुशामदेद करेंगे और जितना हमसे हो सके हम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप मोस्टली वो बातें हैं जिनको जमात इस्लामी भी यही कहती, पाकिस्तान तरीके लब्बैक के हवाले से बात करें तो वो भी यही कहते हैं, और मोस्टली बातें वो हैं जो दीगर सियासी जमातें भी यही मुतालबात रखती हैं और यही मंशूर भी हैं उनके। तो क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी दीगर सियासी जमातों के साथ कोई अलायंस बना सकती है, उनके साथ मिलकर चल सकती है? देखिए, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पहले तो सबसे पहले हमने अब जो अपना मंशूर पेश किया, सब ने जो है वो हमारे मंशूर का हिस्सा है, जितने भी उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के नज़रियात के मुताबिक कोई चलेगा तो हम उसके साथ चलेंगे। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी अगर कोई एक अमेंडमेंट लेके आती है, कोई एक बिल लेके आती है कि पाकिस्तान के MNAs MPAs के बच्चे भी हैं वो तालीम हारी और हमारे मजदूर के बच्चे के साथ पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ अलायंस भी करेंगे, हम उनके साथ गवर्नमेंट भी बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के नज़रियात के साथ जो खड़ा नहीं होगा, हम भी उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। थैंक यू जी। आपने जो पहले 2 पॉइंट है आपके, जिसमें कि यकसा तलीमी निज़ाम होना चाहिए,
एक तो ये हो गया, और दूसरे में आपने ये कहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है उनको सरकारी तालीम में लिया जाए। अगर जब यकसा तालीमी निज़ाम बन जाता है तो फिर इस चीज़ की जरूरत नहीं रहती, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जनाब, जैसे आपने बात की कि यकसा तालीमी निज़ाम का मकसद ये है कि जो चीज़ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाए, मकसद कहने का ये है कि सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, कि उनके तालीमी निज़ाम को, उनके रहन सहन को, उनके इन्वायरमेंट को एक प्राइवेट स्कूल के इन्वायरमेंट से मिलाया जा सके। जैसा कि फेबरल्स इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम है। देखें, एक जमहूरी मुल्क में आप किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल वे ऑफ लर्निंग को रोक नहीं सकते। आप किसी के नज़रियात को, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को, राइट ऑफ फ्रीडम को नहीं रोक सकते। अगर एक पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं एक अच्छे स्कूल में, जाहिर सी बात है एक तबका किसी भी मुल्क में रहने के लिए एक अपर तबका होगा, एक लोअर तबका होगा। कहने का मकसद ये है कि यकसा तालीमी निज़ाम के जो एक अपर स्कूल में चीज़ पढ़ाई जाए, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में पढ़ाई जाए, वही तालीम, उसके लेवल की तालीम एक सरकारी स्कूल में भी दी जाए, ताकि एक मिडिल क्लास तबके का बच्चा, एक लोअर क्लास मिडिल तबके का बच्चा आपका किसी सरकारी स्कूल में वो तालीम हासिल कर सके। मकसद ये है। एक चीज़ इसमें मैं भी याद कर देता हूँ, वो ये है कि जैसे आपने तालीम की बात की है और प्राइवेट स्कूल्स की बात की है, तो हमारा जो इस पर क्लियर मौक़िफ़ है वो ये है, देखिए तालीम, मैंने जैसे पहले कहा कि वो किसी भी कौम को बनाने में और बिगाड़ने में बुनियादी किरदार अदा करती है। तो तालीम का कारोबार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तालीम के ज़रिए पैसे कमाना और इसको एक इंडस्ट्री बना देना, ये एक कौम के साथ और कौम के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। एक बच्चा जो मजदूर के घर पैदा हुआ है, उसको नहीं पता, उसने कोई अर्जी नहीं दी थी कि मुझे मजदूर के घर पैदा किया जाए, और एक बच्चा जो एमएनए या किसी नवाब के घर पैदा हो गया, उसने भी कोई अर्जी नहीं दी थी कि मुझे इस नवाब के घर पैदा किया जाए। इन दोनों बच्चों का बुनियादी हक है कि इन दोनों बच्चों को बुनियादी तालीम एक जैसी दी जाए। तो इस तालीम को एक जैसा करने के लिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि यकसा तालीमी निज़ाम पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, ताकि नवाब का बच्चा भी वहीं से पढ़ के जाए जहां से मजदूर का बच्चा पढ़ के जाता है। फिर इससे क्या होगा? मेरिट आएगा, हमारे अंदर सियासतदान पैदा होंगे, हमारे अंदर बड़े बड़े फिलासफर पैदा होंगे, मैथमेटिशियन पैदा होंगे, और यानी कि दुनिया के अंदर डायमेंशंस नहीं है। आपके पास आपका तालीमी निज़ाम, आपका कारोबारी इंडस्ट्री बना हुआ है। जब आप एक कारोबारी इंडस्ट्री, वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वो टाट पे बैठ के पढ़ेगा। कैसे साइंसदान पैदा होंगे, कैसे जाबिर बिन हयान पैदा होगा, या कैसे राजी पैदा होंगे? ये मेरिट निकालने के लिए, मेरिट के ऊपर साइंसदान पैदा करने के लिए, और बड़े बड़े फिलासफर और मुफक्कर पैदा करने के लिए हमें ये यकसा तालीमी निज़ाम पूरी कौम के लिए लेके आना है। थैंक यू सो मच सर। जनरल इलेक्शन में आपको नाकामी हुई है, जनरल इलेक्शन जो आई है जी, तो उसमें सारे फ्रेश कैंडिडेट होंगे, आपने टिकट दी। अच्छा, मैं आपको अब इस पे एक मजे की बात बताता हूँ। आपका सवाल बहुत, मैंने शुरू में ये बात दर्ज की कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम ये बताएं कि ये तवील जदोजहद है, ये एक जहद मुसलसल का नाम है। हमने इलेक्शन लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हुए हमारी पार्टी को बने हुए। पंजाब के अंदर 90 सीटों के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स मौजूद। जमात इस्लामी की आपने बात की, जमीयत उलमा इस्लाम की बात कर लें, या बड़ी बड़ी जमातें जो आजकल सियासत का महवर और मरकज़ बनी हुई हैं, विफाक के अंदर हर किसी की नज़र उन जमातों के ऊपर है। वो इतने कैंडिडेट्स नहीं दे सकी जितने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने कैंडिडेट्स दिए। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के जितने कैंडिडेट्स थे वो आप जैसे, मेरे जैसे नौजवान थे जो मोटरसाइकिल्स पे आए, इलेक्शन लड़कर एक इलाके के नवाब को, एक इलाके के सरदार को, एक इलाके के ठेकेदार को हैरान कर दिया कि आज ये कौम समझती थी कि इलेक्शन लड़ना फन खानों का काम है। इन नौजवानों ने इन फन खानों के सामने खड़ा होकर अपना इलाहे कलिमतुल्लाह बुलंद किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमने आज ये पैगाम दिया है कि हम पहले भी डटे थे, आज भी डटे हुए हैं, आखिर तक डटे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत। थैंक यू। जी, वहाँ पर एक सेल्समैन उनको गलत जुमले कहता है जी। इस पर पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो बदतमीजी हुई है हम उस बदतमीजी की मजम्मत करते हैं। हम किसी बदतमीजी को, हम किसी भी ऐसे जुमले को जो किसी भी शख्स को सरे राह क्या कहा जाए, हम उसकी तायीद नहीं करते। एहतजाज करने का
अपना नज़रिया रखने का एक तरीका होता है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी को भी 100 इख्तलाफात हैं, हमने एहतजाज करने एक तरीक़ाकार अपनाया, हमने एक जदोजहद जमहूरी अंदाज में अपनाई। हम किसी भी जमहूरी अंदाज की जदोजहद की तायद भी करेंगे और उनका साथ जहाँ दे सके साथ भी देंगे, लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती है। थैंक यू सो मच। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए।